बहुत सारे केसेस भी हो रहे हैं गर्ल्स के साथ, मतलब जब जिसके कारण लोग कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों को भी सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, लड़कों को भी एक्चुअली सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। उसके लिए क्या आप अलग से क्लासेस करवाते हैं? आपने बताया कि जैसे अपने सिलेबम जो स्टिक मार्शल आर्ट है आपका, फिर सांबो जो है आपका रशियन फॉर्म, आपको तराशने वाले वो कौन है? आपके गुरु, आपके पिताजी हैं या और भी कोई लोग हैं जिनका योगदान है? जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे शो पॉडकास्ट विद डॉक्टर चारिमा में। दंगल जी नहीं दोस्तों, हम फिल्म दंगल की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उन अति विशिष्ट महारथी की जिनका कि फ्री टाइम में तो काम है फल्गु आरती का आयोजन करवाना, किंतु उनका जो मुख्य कार्य है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। वो एक मार्शल आर्ट्स प्रोफेशनल है। उन्होंने 7 से 8 मार्शल आर्ट्स फॉर्म और रेसलिंग में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हुई है। वे पिछले 7 वर्षों से एज कोच और टेक्निकल ऑफिशियल इसी फील्ड में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काम भी कर रहे हैं। वे गया के मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और नेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप में भी इनका बहुत योगदान है। ये बिहार के पहले रेसलर हैं जिन्होंने रशियन गेम्स में रशियन मार्शल आर्ट्स फॉर्म सांबो में एज रेफरी इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और सच मानिए ये इतना बिजी रहते हैं कि आज पूरे 3 महीने बाद हमें इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान विवेक भारद्वाज जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी हमारे शो में। तो आपसे मिलके तो मैं लिटरली धन्य हो गई। आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो और आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले कि यहाँ का वाइब जो है बहुत पॉजिटिव है। और आपसे स्टार्ट होने से पहले, जो आपका प्रोग्राम है स्टार्ट होने से पहले आपसे बात की है तो और ज़्यादा पॉजिटिवनेस हमको मिला। क्या है कि आप बात तभी कर पाते हो जब समतल दोनों का सोच हो। तो आप भी एक मतलब खुले मन से बात करती हैं और ऐसे सत्यों को बात करती हैं जिसके मतलब जिस पर बात करना अच्छा लगता है। तो और पॉजिटिव वाइब हो गया यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, निवेदन करूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा। आपके परिवार में कौन है, आप कहाँ से हैं और मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं? जी मेरा नाम विवेक भारद्वाज है जी। और फिलहाल मैं वर्तमान में अभी रह रहा हूँ विष्णुपद के पास। पंचमहल्ला एक मोहल्ला है पंचमहल्ला, वहाँ पे मेरा निवास है। और वैसे मैं बेसिकली रहने वाला हूँ आरा भोजपुर का। उसमें एक गांव है गंगा नदी के किनारे सलेमपुर, उसी गांव से मैं हूँ। और बचपन में मेरा जो पैदाइश है वो रांची का है, क्योंकि रांची में मेरा एक बड़े पापा जी लोग रहते थे और नानी घर भी मेरा वहीं है। तो नानी घर का मेरा जन्म है। और शुरुआती पढ़ाई लिखाई वगैरह सब मेरा रांची में ही हुआ। और स्पोर्ट्स में भी रांची से ही हम स्पोर्ट्स स्टार्ट किए। बेसिकली क्लास 3rd में थे उस समय से ही हम मार्शल आर्ट्स ज्वाइन कर चुके थे और मार्शल आर्ट्स के क्लासेस में जाते थे। और उसके बाद फिर जब तक दो स्टाइल में मेरा ब्लैक बेल्ट हुआ, एक शोतोकान में, एक शोतोरियो में। ये 2 स्टाइल का जब ब्लैक बेल्ट हमने पाया तो उसके बाद एक एक्सीडेंट में माताश्री हैं, जैसे हमारे माताजी, पिताजी और एक छोटा भाई है जो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो वो माताजी का उस समय एक्सीडेंट हो गया तो पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके कारण ऑपरेशन के दरमियान करीब 1-1.5 साल उनको बेड पे रहना पड़ा था। तो उस दरमियान हम लोग गया आ गए और उसके बाद हम गया में ही हैं। और गया में फिर गया जब आए तो उसके बाद फिर गया से हमने मार्शल आर्ट्स में कलारीपट्टू में जाकर चेन्नई, साउथ में चेन्नई जाकर वहाँ कलारीपट्टू से हमने डिप्लोमा किया। तो जैसे आपकी शादी हो गई है? जी नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। अभी शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई है। अभी कुछ है, एक है गोल पूरा होगा उसके बाद। तो जैसे आपने बचपन में ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो आप कह रहे हैं कि 3rd स्टैंडर्ड में ही थे जब आपने किया। तो लगभग इससे कितनी उम्र रही होगी आपकी? 7 साढ़े 7 8 साल। 7 साढ़े 7 साल। तो जैसे पहले तो लोग बच्चों को गेम्स में नहीं भेजना चाहते थे, तो क्या आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया?
या आपने जिद किया, कैसा क्या था? एक्चुअली क्या है मैडम कि उसके पीछे भी ऐसा है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को समझने वाले बहुत हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे छरदादा जी के समय से ही हाँ। स्पोर्ट्स हमारे यहाँ है। जैसे वो लोग कुश्ती के प्लेयर थे, हम्म। ट्रेडिशनल कुश्ती जो पहले मट्टी में होता था जिसको मल्लयुद्ध भी बोलते थे, उसके प्रॉपर प्लेयर रहे। ठीक है। उसके बाद फिर नरसिंहा दुबे उनका नाम था, उनके बाद उनके पीढ़ी के बाद आए हमारे यहाँ राम जन्म दुबे, शिव जन्म दुबे। ये दोनों भाई, आपने गामा का नाम सुना होगा। जब गामा गया में थे उस समय प्रैक्टिस में ये लोग भी साथ में रहते थे। अच्छा। हाँ, तो ये लोग बहुत अव्वल दर्जे का पहलवान भी थे और अच्छा मतलब स्कोप था कुश्ती में। और लोग कुश्ती की बदौलत ही, मतलब हमारे परिवार को खास करके कुश्ती की बदौलत ही लोग जाने और कुश्ती की बदौलत ही इज्जत वगैरह मिलता था। तो फिर ये दो एक्सट्रीम्स कैसे हैं आपके? एक तरफ आपने जैसे आप बहुत थैंकफुल भी है आपके कि आपने इतना अच्छा हमसे वो फल्गु नदी का आरती भी करवाया था, हमसे पूरी पूजा करवाई थी, पूजा अर्चना। और एक तरफ ये जो रेसलिंग का है, तो ये सब आप ये दो डिसिप्लिन, और फिर अपने जैसे कई डिसिप्लिन में आपने ब्लैक बेल्ट भी जीता है, तो ये दोनों को आप एक साथ लेके कैसे चल रहे हैं? मतलब पंडित वाला कैसे और ये कैसे? एक्चुअली क्या है मैडम कि शस्त्र और शास्त्र, हाँ। ये भी फैमिली में रहा। अच्छा जी हाँ। तो पूजा पाठ का माने कर्म कांड को सिखाना और शस्त्र शास्त्र मतलब युद्ध कला सिखाना, ये रहा शुरू से हमारे यहाँ। तो उसी चीज को लेकर हम भी अभी चल रहे हैं। क्योंकि क्या एक जैसे हम लोग कन्नौज के ब्राह्मण हैं। अच्छा। बेसिकली अगर हमारे बहुत पहले आप देखो तो हम लोग कन्नौज के रहने वाले हैं। और कहा गया है कानकुब्ज दुजा श्रेष्ठा, इसलिए ये लाइन बोला गया कानकुब्ज ब्राह्मण के बारे में, क्योंकि कानकुब्ज ब्राह्मण युद्ध में क्षत्रिय का समान और ज्ञान में तो वो है ही ब्राह्मण। तो शस्त्र शास्त्र सिखाना हमारा शुरू से रहा है परंपरा, जिसको आज हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो जैसे आप तो इस गुण में निपुण हैं ही, सभी मतलब ये मार्शल आर्ट्स में भी निपुण हैं। तो जैसे आपको तराशने वाले जो हीरा, जो आप जो एक हीरा हैं, तो आपके तराशने वाले जौहरी जो हैं वो कौन है? आपके गुरु, आपके पिताजी हैं या और भी कोई लोग हैं जिनका योगदान है आपको इतना आगे बढ़ाने में? सबसे पहले गुरु तो हमारे मतलब फादर को ही आप मानेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में उनसे ही क्या है कि आपको भले ही कोई फिजिकली सिखाया नहीं है, लेकिन मेंटली भी अगर कोई आपको प्रिपेयर करके उस लायक खड़ा किया कि हाँ आप सीखो, अब मैं आपके साथ हूँ, तो पहला गुरु वही होता है। उसके बाद फिर रांची में मानस सिन्हा जी हैं, उनके यहाँ मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस किया। और उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद गया में प्रैक्टिस के लिए अश्वनी राज करके थे। अच्छा। उनके साथ हम लोग प्रैक्टिस करते थे। और उसके बाद फिर हम चेन्नई जाने को थे, सोलराजन है कलारी पट्टू के बहुत बड़े मास्टर हैं सोलराजन। वहां से फिर उसके बाद फिर जुजुत्सु के लिए पवन जी हैं, वो यूपी के हैं। अच्छा। पवन सिरोगी नाम है, उनसे जुजुत्सु के कुछ दिन ट्रेनिंग हम लोग लिए। और उसके बाद अभी जैसे मेरा 3 स्टाइल में मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट है। 3 स्टाइल में ब्लैक बेल्ट है। और कलारी पट्टू में डिप्लोमा है। शैम्बो एक रशियन मार्शल आर्ट्स है, शैम्बो में भी हमारा डिप्लोमा है। और शैम्बो के अभी प्रेसिडेंट में नेशनल में ए ग्रेड रेफरी हैं। रेसलिंग की बात की जाए तो रेसलिंग में भी अभी नेशनल में हम रेफरी हैं। और प्रेसिडेंट अभी तक खेलो इंडिया हो, यूथ गेम्स हो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2 तरह के खेलो इंडिया होते हैं। एक यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया होता है जो अभी तक हमने 4 रिप्रेजेंट किया एज ए टेक्निकल। खेलो इंडिया मैंने 3 रिप्रेजेंट किया। नेशनल गेम्स जो गवर्नमेंट कराती है 4 साल पे एक बार होता है, वो नेशनल गेम्स मैंने अभी तक 4 नेशनल गेम्स में रिप्रेजेंट किया एज ए टेक्निकल। और नेशनल चैंपियनशिप की बात की जाए तो 10-12 नेशनल चैंपियनशिप भी एज ए टेक्निकल रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में जैसे हमने देखा कि आपने ब्रॉन्ज जीता है, तो कराटे में जो फॉर्म से, तो आपने क्या बताया आपका जो ये शंसिन स्टाइल में, ये दिल्ली की बात है, हो सके 2010 की 2010 की बात है। दिल्ली की ये शंसिनकन कराटे का इंटरनेशनल मैचेस था, जिसमें प्लस 72 केजी में मैंने खेला था। ओके। तो सिर्फ एक यही फॉर्म है कि कराटे के, और दूसरा फॉर्म भी और भी है? जैसे कौन से फॉर्म में आप? एक शंसिनकन कराटे है, एक सुतोरियो शिकोकाई है, एक शोदोकान है। हाँ, ये दो जो पहले मैंने नाम लिया, जैसे सुतोरियो शिकोकाई और शंसिनकन कराटे, ये सेमी कॉन्टेक्ट है।
अच्छा। हाँ, मैंने एज स्पोर्ट्स जो अभी जो स्कूलों में चल रहा है वो मतलब जैसे आप हिट करोगे ना तो आपको हिट करके ऐसे बैक कर लेना है किक, ओके। अगले को थ्रस्ट चोट नहीं लगना चाहिए। और जो शोतोकान है ये फुल थ्रस्ट मार्शल आर्ट्स है, अच्छा। मैंने आप एकदम हिट कर सकते हो प्रॉपर। तो ये करने के बाद उसके बाद फिर हम खेलना स्टार्ट किए हैं मैडम जुजुत्सु पेंचक सिलाट, एक आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया पेंचक सिलाट। हाँ। पेंचक सिलाट क्या है कि प्रॉपर वो एक मलेशियन मार्शल आर्ट्स है। मार्शल आर्ट्स, हाँ। और मलेशियन आर्मी जब गुरिल्ला युद्ध करती थी ना, गुरिल्ला फाइट, तो उसमें ये बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि इसमें ग्राउंड टेक्निक बहुत होता है ना, नीचे से झुक के ही आप फाइट करोगे और उसमें सीजर वगैरह चलाओगे, सीजर्स वगैरह भी। हाँ, उसमें वीपन्स है, जैसे वीपन्स में आप कलारी पट्टू में वीपन्स देख सकते हैं, हाँ। जिसको ट्राई कम्बो विचू मतलब सिंगल स्टिक, ट्राई कम्बो विचू डबल स्टिक, वॉल विचू, मैंने वो जो आप देखे मैं वो दान पट्टा एक बोलते हैं, जिसको आपने देखा होगा कि वो बाजीराव मस्तानी में जो लास्ट में वो 6 रॉड वाला वो चलाते हैं ना फेंस, उसको ही बोलते हैं दान पट्टा। दान पट्टा जिसको साउथ इंडियन लैंग्वेज में सुरुल वाल विचू बोलते हैं। सुरुल वाल विचू। सुरुल वाल विचू। अच्छा। तो वो मैं जितना वीपन्स है टोटल इंडियन ट्रेडिशनल वीपन्स, उसके बाद तोनफा हो गया, साई हो गया, ये सब मैं चलाता हूँ। ओके। हाँ, क्योंकि ये जुजुत्सु के फॉर्म में भी है, तो वीपन्स में भी हमारा अच्छा है। तो आपने बताया कि जैसे आपने सिलेमम जो स्टिक मार्शल आर्ट है आपका, फिर सांबो जो है आपका रशियन फॉर्म, हाँ। फिर आपने खरुश भी बोला है, खुराश, खुराश, हाँ, हाँ। खुराश, वो उज्बेकिस्तान का नेशनल गन्स है। अच्छा। और जुजुत्सु, तो इन सब में क्या क्या फर्क है? हाँ, जैसे फर्क है मैडम, वो सोतोगन सितोरियो मैंने बता दिया और शंसिनगन बता दिया, ये कराटे का फॉर्म है, कुछ सेमी कांटेक्ट है, कुछ फुल कांटेक्ट है। और रही बात अब जुजुत्सु की, तो जुजुत्सु में मैडम 4 फॉर्म होता है जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है, जिसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज भी की है, जिससे जॉब भी, जैसे मेरा भी अभी जॉब की जो बात है, तो वो जुजुत्सु से ही। अच्छा, जुजुत्सु से ही। जी हाँ, जुजुत्सु से ही है। जुजुत्सु से मैंने कांटेक्ट एक इवेंट है कांटेक्ट में, जिसमें मतलब फुल थ्रस्ट, जैसे आप मिक्स मार्शल देखते हो पूरा आपको पंच किक वगैरह सब आप कर सकते हो, तो वही कांटेक्ट उसको बोलते हैं उस इवेंट को, उसमें मेरा गोल्ड था, जिसके कारण मेरा जॉब हो रहा है मैडम। तो जुजुत्सु में क्या है कि 4 फॉर्म है। एक फॉर्म है आपका जिसमें वीपन्स का शो डेमोन्स्ट्रेशन शो आप दिखा सकते हैं, 2 लोगों के साथ अपने इंटरव्यू कर सकते हैं, या 4 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ कर सकते हैं। एक होता है फाइटिंग सिस्टम, जिसमें किक पंच प्लस थ्रो, जैसे जूडो टेक्निक का थ्रो वो चलेगा, और चॉकिंग चलेगा। चॉकिंग मीन्स होता है मैडम कि किसी को सबमिशन कराना, किसी पार्टिकुलर किसी जॉइंट्स को पकड़ के, नेक को पकड़ के उसको सबमिशन कराना। और चौथा जो है, चौथा कॉन्टैक्ट, जिसके हम भी प्लेयर हैं, एक नेवाजा है। नेवाजा में क्या है, टोटल रेसलिंग है जुजुत्सु, उसमें रेसलिंग प्लस सबमिशन, इसको बोलते हैं नेवाजा। नेवाजा। ओके। और उसके बाद रशियन मार्शल आर्ट्स अब आए। रशियन मार्शल आर्ट्स में क्या है कि ये रशियन अभी मार्शल आर्ट्स के दुनिया में मैडम सबसे ज्यादा अगर कोई गेम खेला जाने वाला है तो शैम्बो ही है। ये तकरीबन 123 देश खेलते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे क्या है ना कि शैम्बो आज ये वर्ड हमारे लिए नया होगा, और लोगों के लिए जो सुन रहे हैं उनके लिए नया होगा। एक और चीज उसी में ऐड कर दीजिएगा, जो कन्वेंशनल रेसलिंग है और सांबो है, इसमें क्या फर्क है? यही चीज के लिए हम बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो शैम्बो ये नया चीज होगा, लेकिन शैम्बो जो है वो रेसलिंग ही है। पहले रेसलिंग का जो फेडरेशन था अपने इंडिया में 1982 में 1982 से पहले, तो शैम्बो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया था। सांबो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके। क्योंकि क्या है कि किसी भी गेम को आधार तभी मिलता है जब एक से ज्यादा देश खेलें। अब कोई ऐसा गेम है जो एक ही 2 देश खेल रहा है तो उसको कोई भी इंटरनेशनल बॉडी भी नहीं मानती है। तो क्या शैम्बो 123 देशों में खेला जाता है। और शैम्बो पहले ये रेसलिंग फेडरेशन से जुड़कर ही था, लेकिन 1992 या 93 में 1992 या 93 में ये फेडरेशन अलग हुआ, शैम्बो अलग हुआ और रेसलिंग अलग हुआ। तो रेसलिंग जब अलग हुआ तो रेसलिंग में 2 फॉर्म है। एक फॉर्म है फ्री स्टाइल रेसलिंग, एक स्टाइल है फ्री स्टाइल रेसलिंग, एक ग्रीको रेसलिंग। तो फ्री स्टाइल रेसलिंग में क्या है कि आप शरीर के ऊपर भाग में नीचे ग्राउंड पे लेग में आप अटैक कर सकते हो, और उसमें पॉइंट सिस्टम है। और ग्रीको रेसलिंग में क्या है मैडम कि ग्रीको रेसलिंग में आप मतलब कमर से ऊपर का
टोटल रेसलिंग है। आप टेक्निक अगर नीचे लगाओगे तो आपके अपोनेंट्स को पॉइंट जाएगा। ये होगा रेसलिंग। जो कुछ लोग मिट्टी पर भी खेलते हैं, जस्ट ट्रेडिशनल जैसे दंगल मूवी में देखा। अगर आप वो मिट्टी पर खेलते हो तो ट्रेडिशनल स्टाइल में हो गया। वही सेम प्रोसेस आप अगर मैट पे करते हो, प्रोसेस कोई चेंज नहीं है। जो पार्टिकुलर अगर एसोसिएशन में ट्रेडिशनल रेसलिंग कराती है तो उसी नियम से होती है, लेकिन मैट पे होती है। और वही नियम अगर मैट पे हो जाए तो मैट वाली रेसलिंग हो गई। ये दो फॉर्म है। सैम्बो इससे अलग इसलिए है क्योंकि सैम्बो में क्या है, रेसलिंग का कॉस्ट्यूम जो है वो सिर्फ एक टाइट बनियान टाइप का होता है। वो मतलब बॉडी से चिपका हुआ रहता है, वो आपका थाई तक रहेगा, ऊपर ऐसे सैंडो तक। तो लेकिन जो सैम्बो है, सैम्बो का जो ड्रेस है मैडम, वो नीचे निक्कर होता है और ऊपर जूडो का ड्रेस, जैसा आपने देखा होगा जूडो का। हाँ, जूडो का मोटा ड्रेस होता है। वो ऐसे रेड ब्लू करके अलग अलग प्लेयर को इंडिकेट करने के लिए रेड ब्लू कलर का होता है। वो सैम्बो का प्रॉपर ड्रेस है। तो उसमें दो फॉर्म है, एक स्पोर्ट्स सैम्बो है, एक कॉम्बैट सैम्बो है। अच्छा। तो स्पोर्ट्स सैम्बो क्या है, उसमें जूडो के टेक्निक लगेंगे, रेसलिंग के टेक्निक लगेंगे और प्लस सबमिशन। ये तीन चीज मिलाकर, मतलब ग्रैपलिंग, जूडो, रेसलिंग, ये मिलाकर सैम्बो स्पोर्ट्स बना। और इसका एक फॉर्म है कॉम्बैट। इसमें आपका किक बॉक्सिंग है, जूडो है, रेसलिंग है प्लस सबमिशन। ये चार मिला के कॉम्बैट सैम्बो बना, जो थोड़ा ब्रूटल हो जाता है। जैसे इतने फॉर्म जैसे आपने सीखे, आप बच्चों को सिखा भी रहे, तो आपको पर्सनली सबसे टफ इसमें कौन सा लगता है? सबसे टफ मार्शल आर्ट्स में मैडम दो है, एक जुजुत्सु, दूसरा सैम्बो। और आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट है सैम्बो। सैम्बो। तो और लेकिन आप ये बताइए कि इसे इनको परफेक्ट करने में, किसी भी एक आर्ट फॉर्म को परफेक्ट करने में कितना टाइम लग जाता है? अगर मैडम क्या है ना कि किसी भी फॉर्म का ये पहली बार होता होगा कि ये चीज हम बोलेंगे, आज तक कोई ना कोई ड्यूरेशन देते हैं। लेकिन ये पर्सनली मेरा मानना है कि कहा कि इफ यू हैव अ पैशन फॉर वर्क देन यू कैन। आपको पागलपंती चाहिए किसी भी चीज को सीखने का। अगर आपके अंदर पागलपंती है तो फिर आप किसी भी फॉर्म को 6 से 8 महीना में सीख सकते हैं। हाँ, सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एकदम जुनून चाहिए। हाँ, एक मतलब जैसे होता है ना कि सुबह में अगर 2-3 घंटा दिए, शाम में 2-3 घंटा दिए, तब जाके आप किसी चीज को अचीव कर पाओगे, नहीं तो ऐसा नहीं। अच्छा, बस आप कह रहे हैं कितने दिन में अगर जेन्युइनली अगर कोई बंदा ठान ले तो कर सकता है। तो जैसे आपने नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में 12 बार एज कोच आपने पार्टिसिपेट किया, तो मतलब ये बताइए कि जो उसमें जो आपका प्लेयर जा रहा है, तो उस प्लेयर पे ज्यादा दबाव है या एज कोच आप पे ज्यादा दबाव रहता है, या दोनों पे? मतलब कैसे, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप एज प्लेयर भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैडम। रेसलिंग के दुनिया में खास करके बिहार का हालत बहुत खराब था। ओके। बहुत पहले जब हम लोग नहीं थे तो उस समय क्या था वो तो नहीं बता सकते। ऐसे सुनने में आता कि बहुत अच्छा था उस समय, क्योंकि एक शख्स थे जिनके बारे में लोग जानता भी नहीं, विश्वनाथ सिंह। अच्छा। वो उम्र के 32 साल के बाद रेसलिंग स्टार्ट किए, आर्मी में थे। और उसके बाद पहला कुश्ती का आदमी है जो इंडिया को रिप्रेजेंट किए एज ए कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियाड में, एशियन गेम्स में। और ये भी सिर्फ गए ही नहीं, मेडल भी। कॉमनवेल्थ में 2 बार उनका सिल्वर है, एशियन गेम्स में सिल्वर है, एशियाड गेम्स में ब्रॉन्ज है। और उनको कुश्ती से द्रोणाचार्य अवार्डी भी है, लेकिन कोई जानता नहीं, कोई जानता नहीं। ये हम लोग सर्च करके इनको निकाले। आज से 3 साल पहले जो हम लोग मल्लयुद्ध करा रहे थे, उस समय हमारे जो सचिव विनय कुमार सिंह, उन्होंने सर्च किया वो सीवान डिस्ट्रिक्ट में, सीवान डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, वहां से उनको निकाला। फिर उनका परिवार को बुला के उनका तस्वीर लेके लोगों को हम लोगों ने बताया कि ये हमारे रेसलिंग के हैं जिनको आज तक कोई नहीं जानता है। ऐसे वैसे ही हम लोग पास रेसलिंग आया मैडम 2017 में। एज ए रेसलिंग हम लोग एसोसिएशन में काम, जैसे पहले प्लेयर में काम करते थे, एसोसिएशन में काम करना स्टार्ट किया हमने। तो उसमें वक्त ऐसा था कि जब नेशनल मैचेस में बिहार के बच्चों का नाम पुकारा जाता था ना, तो बच्चे छिप जाते थे, बच्चे मैट पे नहीं उतरते थे, क्योंकि प्रैक्टिस है नहीं। जिनकी प्रैक्टिस है उनकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, वो जो नहीं जा रहे बच्चे उनको डरा दे रहे हैं। और तो दूसरी चीज की पहले ये भी होता था कि बच्चे कोई और खेलें, गए कोई और, उसके कारण अच्छे बच्चे भी मार खा जाते थे।
ये चीज हम लोग पहले 2-3 मैचेस में बहुत फेस किए हैं। उसके बाद पार्टिकुलर हम लोग जब प्रैक्टिस स्टार्ट कराने गए तो प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारी चीज हम लोग का सामने आया जिसमें हम लोग बच्चों को मदद किए हैं। उसके बाद भी ऐसा था कि जब बच्चे मैच खेलने जाते हैं ना तब मतलब वो जो अपना समय था कि अब पहले मैच में, आज भी अगर हम मैच खेलने जा रहे हैं तो पहला जब मैच को उतरता है मैट में तो किसी और को नहीं दिखेगा कि पैर कांप रहा है, लेकिन अंदर से कांपता है मैट। पहला मैच जो होता है पैर कांपता है, पूरा शरीर थर कांपेगा। एक मैच आप खेलिए उसके बाद फिर आप नॉर्मल हो जाते। तो ये हमारे साथ क्या होता था कि जब बच्चे भी जा रहे हैं ना पहला मैच तो पहले कांपता था अपने लिए एक बार, 30 बच्चों को लेकर जा रहे हैं जिसमें 20 लड़के हैं तो 20 बार कांपता था ये बच्चे कैसे पहला मैच फेस करेंगे। तो ये और कोच और स्टूडेंट का एक रिश्ता जो होता है ना, मतलब हमको लगता है कि बाप बेटे से भी ज्यादा करीब का होता है। आप कुछ ऐसा बात है कि आप अपने पापा से नहीं कर सकते हो लेकिन कोच से आप शेयर कर सकते हो। तो उसके बाद बच्चों से एक मैंने पूरे बिहार में बच्चों से मेरा करीबी मतलब एक अलग टाइप का है, थोड़ा दोस्ताना है। ऐसे तो बच्चे डरते भी बहुत हैं क्योंकि क्लास के दौरान क्या है कि क्लास के दौरान हम थोड़ा सीरियस रहते हैं। अच्छा। मजाक हमको पसंद नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करो तो मजाक नहीं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस के बाद फिर आप एज ए फ्रेंड हो मेरे साथ। ये फेस तो करना पड़ता है मैडम, डर तो लगता है। मतलब दोनों एज कोच भी एज प्लेयर भी दोनों में ही स्ट्रेस तो है। स्ट्रेस बहुत है। हाँ। और जैसे और कभी ऐसा हुआ जैसे आप लेके गए, ठीक है ना, और अक्सर ये होता है थोड़ा बिहार के केस में होता भी है, जो आपका कोई स्टूडेंट है एंड कोई अपोजिंग टीम है तो वो उसको थोड़ा सा स्ट्रेस में करने के लिए जानबूझ के कुछ इंजर करने की कोशिश करे ताकि वो या देखता है कि आपका स्टूडेंट जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है तो जानबूझ के कुछ कोशिश की जाए कि उसको इंजरी की। तो इस तरह से कभी हुआ है? मेरे साथ हुआ था मैडम, जब हम सेमीफाइनल मैच खेल रहे थे वो सचिन गान कराटे का जिसमें मेरा ब्राउन मेडल था इंटरनेशनल फेडरेशन वाला। तो उस समय जब हम सेमीफाइनल थे तो मेरा शुरू से जितना मैचेस हम खेलते आए थे सब नॉकआउट करते गए थे। तो मेरा एक जो जिससे मेरा मैच था वो श्रीलंका का था। अच्छा। वो उसका नाम था निक्की पिल्ले, आज तक उसका नाम याद है मैडम। निक्की पिल्ले। ओके, निक्की पिल्ले। मतलब तमिल ही था लेकिन श्रीलंका तमिल था। हाँ, श्रीलंका तमिल था। तो जब वॉशरूम के लिए हम बाहर गए तो वो भी वॉशरूम में था। और हम तो अपना बेल्ट जो है, बेल्ट को, क्योंकि हम लोग बेल्ट को एज ए गॉड मानते थे और प्रणाम करके हम रख दिए। उसके बाद वॉशरूम गए थे, वॉशरूम में वो बेल्ट बांध रहा था। उसने जब मेरे को देखा तो बेल्ट को ढीला करके ऐसे जानबूझ के लंबा किया कि मेरा आंख में लग गया। तो ये चीज मैडम हर जगह होता है। हर जगह होती है। ये हमारे साथ भी, कुछ बच्चों के साथ भी क्या कि बच्चों के साथ कुछ नहीं कर पाएगा, देखेगा कि थोड़ा टेम्पर का थोड़ा हार्ड है तो उसको कुछ ना कुछ बोल के उसको गुस्सा दिला देगा। हाँ, गुस्सा दिला देगा। खेलते समय नीचे जैसे नीचे ले गया तो उस समय कुछ बोल देगा। ये जो प्लेयर्स, एक चीज और आप देखिएगा कि बहुत अच्छे प्लेयर भी ये सब करके निकल जाते हैं, करते हैं। हाँ, अच्छे प्लेयर नहीं करते। अच्छे प्लेयर है जो करते हैं। जो मतलब आप जान रहे हो कि उस बंदे से वो खेल लेगा, अच्छा से जीत सकता है, अच्छा से उसको अपने ओपोनेंट्स को हरा सकता है, फिर भी कुछ ना कुछ करके निकल जाता है। देखिए ओलंपिक इवेंट में आपने देखा होगा रवि दहिया का फाइनल मैच, अगर बंदा वो किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है। सही बात है। वो भी ओलंपिक में फाइनल मैचेस है। रवि दहिया को उसने पूरा हाथ काट लिया था, पूरा उसमें दांत का निशान आया था। ये अच्छे प्लेयर करते हैं क्योंकि उस समय क्या है ना कि हम क्या करें ये नहीं समझ में आता, सिर्फ किसी भी तरह से हमको मैचेस जीतना है, बस वही रहता है वो दिमाग में। वो मतलब ये भूल जाते हैं कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। लेकिन खुद में खुद जब एहसास होता है कि हमने ये कर दिया तो खुद लगता है कि ये तो गलत किया, तो फिर वो गिल्टी फील करेगा। लेकिन उस समय समझ नहीं आता, उस समय उसकी सारी इंसानियत चली जाती है। तो ये तो जैसे आपने खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम्स भी ऑर्गेनाइज कराया, मतलब उसमें एज अ टेक्निकल ऑफिशियल और एज ये, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि टेक्निकल ऑफिशियल जो टर्म है इससे क्या तात्पर्य है? जैसे किसी भी गेम्स को चलाने के लिए ना ये 2-4 लोगों की जरूरत बहुत होती है। एक एसोसिएशन जो पूरे एसोसिएशन मतलब पूरे संस्था को संभाले, दूसरा कोचेस जो बच्चों को सिखाए, तीसरा रेफरी टेक्निकल, उसी को बोलते हैं रेफरी पैनल को टेक्निकल बोलते हैं, टीओ टेक्निकल ऑफिसर। हाँ, तो हमारा काम होता है कि जितने बच्चे पूरे भारत से आए
उन्हें पार्टिकुलर अच्छे ढंग से उनका मैच को कंडक्ट कराना, एकदम फेयरेंस के साथ, कोई भी गलती ना हो, किसी बच्चे के साथ गलती ना हो। और हमारा काम रहता है बच्चों का वेट लेना, बच्चों का वेट लेना, उसके बाद फिर बच्चों का डाइट शीट तैयार करवाना, मतलब कौन बच्चे कैसे खेलेंगे। उसमें भी क्या है ना कि बहुत लोगों को लगता है कि मैडम कि वो अपने मन से हम लोग बना लेते हैं कि ये बच्चा इससे खेलेगा, वो बच्चा इससे खेलेगा। उसमें पर्टिकुलर एक मैथ्स है। मैथ्स ये क्या है कि मैजिकल नंबर बोलते हैं हम लोग, 2, 4, 8, 16, 32, ये मैजिकल नंबर है। तो अगर क्या है कि कोई बच्चे 9 है, तो इसमें देखिए मैजिकल नंबर में 9 8 से बड़ा है, 9 से बड़ा 16 है, तो 16 में से 9 को माइनस करना है, जितना है उतना बच्चों को पहले लाइन से बाई मिल जाएगा। वो पहला राउंड नहीं खेलेंगे, वो एक राउंड अप चल जाएंगे। अच्छा। और उसके बाद के मैचेस सेट होंगे। ओके। ठीक है। अब इसमें भी लोग बोलते हैं कुछ लोग कि 1 से 7 को जो आपने बाई दिया, ये आपका सेटिंग था कि आप उसको एक कदम आगे बढ़ा दिए। इसी चीज को दूर करने के लिए रेसलिंग फेडरेशन क्या किया कि रेसलिंग फेडरेशन ने किया कि वहाँ पे एक जैसे डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले में करीब 100 कॉइन होता है। कॉइन को आपको टच करना है, कॉइन का नंबर आएगा 2, तो आप 2 नंबर पर अपना नाम रहेगा। 3, अगर ऐसे भी होता है कभी कभी कि किसी ने छुआ तो टच किया तो उसमें 99 आ गया, 98 हो गया, 95 हो गया, उन्हें 1 2 1 से 10 नहीं है, लेकिन ऊपर के सारे अंक आ गए। तो उसमें अब हम क्या करते हैं कि जो सबसे कम है, जैसे मान लीजिए 23 है तो 1 नंबर पर आ गया, 24 है नीचे आ गया, ऐसे करके उसको सेट करते हैं। अब उसके बाद फिर जाकर टाइट से बनता है, मतलब एकदम फेयर, एकदम फेयर। हाँ, ये काफी मुश्किल है इसको, हाँ। मतलब कोई इस मैच कंडक्ट करने, मैडम अगर मैच 10 बजे से हो रहा है ना, ये जानिए कि रेफरी पैनल उस प्लेस पे 6 बजे सुबह से है। वो 4 घंटा का जो हमारा टर्म होता है ना, 4 घंटा का काम ही होता है ये बच्चों का सेट करना और उनको मैचेस खेलना। तो वही इसी में मुझे पूछना, जैसे आपने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी टेक्निकल ऑफिशियल काम किया, फिर आपका जो खेलो इंडिया ये यूनिवर्सिटी गेम्स वगैरह, तो जैसे इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन की प्रक्रिया ये कैसे होती है? अच्छा, मतलब एज ए टेक्निकल हमको कैसे बुलाया गया वहाँ? नहीं आपको नहीं, बच्चों का सिलेक्शन कैसे, पहले वो बताइए फिर आपका भी बताइए, दोनों जानना चाहते हैं। तो बच्चों का सिलेक्शन क्या है ना कि जो बच्चे नेशनल में, जैसे ये तो गवर्नमेंट चीज है, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, खेलो इंडिया गवर्नमेंट करती है। नेशनल गेम्स, ये जितने गेम्स है, जैसे गेम और गेम्स, अच्छा, GAME गेम, हाँ। GAMES, जहाँ S लग गया इट्स मीन है कि बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे हैं। यूथ गेम्स जो खेलो इंडिया है उसमें भी बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं, और नेशनल गेम्स में भी बहुत सारे हो रहे हैं। जहाँ गेम्स आ गया, ये आप समझ लीजिए सीधी सीधी बात कि जो गेम्स आ गया वो कोई संस्था नहीं करा रही है, वो गवर्नमेंट करा रही है। और जो गेम आ गया वो कोई संस्था पार्टिकुलर, कोई एक संस्था करा रही है। तो जो गेम कराती है, जो पार्टिकुलर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया करा रही है, तो वो गेम में जो बच्चे 1 to 8 के अंदर होते हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब उसमें भी है कि कुछ बच्चे उसमें, जैसे यूथ गेम है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में क्या है कि यूथ कैटेगरी के जो हमारा है, यूथ कैटेगरी के ही जो नेशनल चैंपियनशिप होंगे, उसमें जो बच्चे 1 to 8 में हैं, वेट में, उनको पार्टिकुलर उनका अलग अलग नाम आएगा। इसलिए कभी कभी होता क्या है ना कि एक बच्चा अगर बिहार का मतलब 57 kg में है ना, तो दूसरा बच्चा 92 kg में होगा, क्योंकि बीच के जो बच्चे हैं और जो वेट के हैं वो 1 to 8 कैटेगरी में नहीं है, तो वो नाम वैसे ही आता है मैडम। हाँ, उसमें एक क्या है कि अगर जैसे इस बार बिहार ने ऑर्गेनाइज की थी, बिहार में गया में भी हुआ था, गया में भी हुआ था, गया में 4 गेम्स था, 4 गेम्स। और कौन से गेम्स थे? गया में योगा था, स्विमिंग था, योगा, स्विमिंग और कबड्डी और गत्ता, ये 4 गेम गया में। चौथा नाम क्या? गतका। हाँ, ये पंजाबी मार्शल आर्ट्स है मैडम। अच्छा, ये जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स मैंने बताया कलारी पट्टी, हाँ। इसको पंजाबी लोग जो है वो आपने देखा बस निहंग, पंजाबी में एक फॉर्म है निहंग का, निहंग, जो जिनको मतलब गुरु नानक का सेना कहा जाता है, गुरु नानक देव जी का। हाँ। तो जो निहंग होते हैं, जिनके वो ब्लू कलर के पगड़े में वो स्टील का वो लगा रहता है, वो तो निहंग। ओके। हाँ, वो जो तलवार शॉट चलाते हैं, लाठी चलाते हैं, भाला चलाते हैं, उसको बोलते हैं गतका। अच्छा, हाँ, तो ये गतका, ये तो नई चीज मुझे सही में नहीं पता थी इस चीज के बारे में। तो वो गतका है मैडम। क्योंकि
मतलब अमृतसर में एज ए प्लेयर तो नहीं, क्योंकि हम कलारी पट्टू के थे, एक प्रोग्राम में गए थे, वहाँ गतका का मैच हो रहा था, एज हम भी वहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे, इसलिए हमको थोड़ा पता है। ओके, पता है। हाँ। अब इसी कंटिन्यूएशन में जैसे आपने बता दिया, आपने एज कोच भी जॉब किया है, आपने एज ये टेक्निकल ऑफिशियल भी किया है, तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा टफ जॉब लगता है आपको? देखिए कोच का क्या है मैडम कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ना, हाँ, आप सिखाए हो, आप सामने देख रहे हो, और आप बच्चों को समझा सकते हो, बोल सकते हो ये करो वो करो। हाँ, हाँ, उसके एकदम विपरीत है टेक्निकल। आपको कोई बच्चा देखना ही नहीं है, आपको रेडब्ल्यू देखना है, ओके, क्योंकि जो टेक्निकल ऑफिशियल जो रेफरी बच्चों के नाम से या बच्चे देखते हैं या स्टेट देखते हैं, हम्म, तो वो मैंने 110% है कि उनसे गलती होगी ही होगी। आप पार्टिकुलर किसी न किसी फेज में जाओगे जो आपके करियर के लिए भी अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो एज ए रेफरी टेक्निकल ऑफिसर बहुत रिस्की है, क्योंकि हमें 2-3 चीज देखना पड़ता है। एक, बंदा कोई अनलीगल होल्ड ना करे, क्योंकि रेसलिंग जैसा जो गेम है वो बहुत स्पीड गेम है, और 3-4 सेकंड लगता है किसी को ब्रूटली अटैक करके उसको तोड़ने के चक्कर में। 3 सेकंड के अंदर किसी को तोड़ा जा सकता है ब्रूटली खेल के, तो वो भी हमको देखना है, अगले का पॉइंट भी देखना है, और उनके साथ मतलब कोई बेईमानी ना हो, वो भी देखना। तो और एक चीज आप जान लो कि कितना भी आप अच्छा कर लो, टेक्निकल ऑफिशियल गाली हमेशा सुनते हैं। हाँ, मतलब प्रिपेयर रहेगा। तो आपको एकदम प्रिपेयर रहना कि आपको गाली सुनना है। जो बच्चे जीत गए उनका कोचों का मेहनत, उनकी मेहनत। जो बच्चे हार जाते हैं उनका कहना होता है कि टेक्निकल ऑफिशियल हरा दिया हमको, जबकि कोच समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चा मतलब फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा है। कभी कभी कोचों के लिए हम लोग को सुनना पड़ता है, तो ये थोड़ा रिस्की है, लेकिन मजा आता है अपना काम करने में। एक बात बताइए, मतलब ये थोड़ा फनी है, मतलब जैसे इतने फॉर्म्स आप जानते हैं, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होती कि ये किसका मूव कौन सा है? या कभी कभी पहले मतलब स्टार्टिंग पीरियड में 2019 की बात है कि जैसे हमारा रेसलिंग में क्या है ना, रेसलिंग में प्लेयर्स को जल्दी आप टच नहीं कर सकते हैं, आप हरबली बोल सकते हैं, जुजुत्सु वगैरह में क्या क्या बोल सकते हैं। तो एक बार हम स्टेट ही मैच में स्टेट चैंपियनशिप था उसमें खिला रहे थे, और कभी कभी होता है क्या कि आप कुछ कारण से मतलब डिस्टर्ब होते हो। सुबह से 2 दिन से मतलब लगातार काम कर रहे थे हम लोग, और उस समय टेक्निकल ऑफिशियल भी बहुत कम आए थे, जिसके कारण 3-3 बजे भोर तक मैचेस कराना पड़ता था। अच्छा, और उसके फिर 6 बजे उठ के फिर आपको, तो ये तीसरा दिन हो गया था, तो बॉडी तो थक गई थी। तो उस समय जो एक्शन उनका लीगल है, उस एक्शन में उठा के हमने उसको मैंने कॉशन पॉइंट दे रखा था। अच्छा, कंफ्यूजन हो गया उसमें। वो चीज थोड़ा सा कभी कभी, लेकिन मतलब अगर 100 मैचेस आदमी करा रहा है, तो जिसमें मुमकिन है कि एक ही मैच में हो, ऐसे होता नहीं। होता नहीं। तो अपने साथ आपका पर्सनली नहीं हुआ कि आपने कभी गलत मूव ले लिया है कुछ? वो तो नहीं किया। नहीं, आज तक इसी कारण से फेडरेशन में भी मतलब एज पर सब कोई पसंद करते हैं कि अभी तक हमारा डिसीजन जो है न्यूट्रल रहा, और 1-2 ऑब्जेक्शन भी, जैसे कोचेस का क्या है ना कि अगर कोचेस को लग रहा है कि नहीं ये 2 पॉइंट नहीं है, 4 पॉइंट नहीं है, तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और फिर उनको वीडियो कैमरा पर डिस्प्ले पर देखा जाता है थर्ड एम्पायर के द्वारा। तो आज तक जितने भी मेरे पर चैलेंज आए वो सब हम ही विन किए थे। हाँ। तो जैसे आजकल बहुत सारे केसेस भी हो रहे हैं गर्ल्स के साथ, मतलब जो जिसके कारण लोग कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों को भी सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, लड़कियों क्या लड़कों को भी एक्चुअली सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। उसके लिए क्या आप अलग से क्लासेस करवाते हैं, आप मतलब लड़कियों को मोटिवेट करते हैं आप कि करो, मतलब बच्चों तुम लोगों को इस चीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए? देखिए, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये चीज स्टार्टिंग में बहुत जोर शोर से हम चलाए थे मैडम। हमारा पर ईयर तकरीबन 4 से 5 महीना जो क्लास होता था, वुमेन एम्पावरमेंट का ही होता था। ओके। और उसके बाद जो क्लासेस चलता था, तो उसमें सभी कोई वो आना था, मतलब कोई भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि लड़की हो गर्ल्स हो, कोई जरूरी नहीं, चाहे बॉयज हो। लेकिन गया में क्या है कि फ्री में भी क्लास चलाने पे, ढंग से भी चलाने में, गया में आपको प्लेयर स्पोर्ट्स के नाम पे नहीं मिलेंगे, नहीं, डांस के नाम पे मिलेंगे। अच्छा। जबकि यहाँ पे जितना आपको हर गली में आपको एक डांस का इंस्टीट्यूट मिलेगा मैडम। ये बोल रहे बहुत लोग देखेंगे तो उस पर बोलेंगे कि विवेक जी ऐसे बोल दिए, लेकिन आप देखिएगा कि डांस का एक भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है गया में जो कहे कि हम एज ए डांस का कोई कोर्स कराते हैं
कोई सर्टिफिकेट देते हैं, या फिर किसी यूनिवर्सिटी से डांस पर कुछ कोर्स। आजकल उस टाइप का सिस्टम ही खत्म हो गया मुझे लगता है। पहला चीज। दूसरी चीज, प्रयाग संगीत समिति अगर लोग जानते ही नहीं है शायद। पहला चीज है। दूसरी चीज क्या है मैडम, कि अच्छे अच्छे बच्चे मैंने जो बच्चे कुछ कर सकते हैं, जिनमें टैलेंट है, उनको भी डांस की तरफ एज पर पेरेंट्स ही ढकेल दे रहे हैं। उनका क्या हो रहा है कि वो उनका दो ही चीज है पूरे गेम में, आप देख लीजिएगा, या तो वो उनको डांस करने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, पुस्तक मिला, हाँ, पहला चीज, नहीं तो दूसरा डांस करने का प्लेटफॉर्म मिलेगा काल चक्र मैदान में, जो आपका वो 1 मंथ का वो लगता है पूजा होता है, उस पूजे में जो सब बाहर से लोग आते हैं, तो किसी तरह से अपना जुगाड़ करके ये डांस के जितने क्लासेस हैं वो अपने कुछ बच्चों को, उसमें भी अगर हमारे पास 50 बच्चे हैं ना, तो जिसमें 15 ही बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी बच्चे बैठ कर देख रहे हैं। ये क्रिएट किया गया माहौल, ये माहौल से हमको लगता है कि फायदा कुछ नहीं है, नुकसान ही है। तो बच्चों को स्पोर्ट्स में कम से कम कुछ नहीं रहेगा, मेंटली प्रिपेयर हो। देखिए स्पोर्ट्स में क्या है ना, आप देखे होंगे कि कम नंबर आने से बच्चे कुछ कर लेते हैं, घर छोड़ के भाग गए, या फिर ब्रूटली अपने साथ कुछ कर लिए। तो क्या है कि स्पोर्ट्स, इसलिए हम सभी को बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्स में आप 1 से 10 तक जा रहे हो ना, आप फेल कर रहे हो या पास कर रहे हो, स्कूल कोई मैटर नहीं है, लेकिन जब आप बोर्ड में आप एग्जाम दे रहे हो ना, तब सबके सामने कभी अगर अपने आप को फेल मान लेते हो ना, फेल हो जाते हो, तो बहुत दुख होता है, जिसके कारण छोटे बच्चे प्रेशर ही नहीं झेल पाते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। स्पोर्ट्स में क्या है ना, कि आप जब से सीख रहे हो उसके 6 मंथ के बाद ही आपको जीत और हार फेस करना है, वो भी हजारों लोगों के सामने। तो हारने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप हार को क्या मानते हैं, अंत अस्ति प्रारंभ, किसी चीज का अंत किसी चीज का प्रारंभ होता है। तो हमारा अंत इसमें हुआ, हम फेल किए हैं, हम हारे हैं, तो मेरी कुछ कमी है, उस कमी को देखेंगे और उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। ये गेम सिखाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने घर के किसी भी बच्चे को, जरूरी नहीं कि रेसलिंग में डालो, मार्शल आर्ट्स में डालो, किसी भी गेम में आप, किसी भी गेम में नहीं, एक गेम तो जरूर खेलना चाहिए बच्चे को, जिसके कारण उसका कम से कम फिजिकली और मेंटली वो पावरफुल रहे। और जीतने और हारने का ना, उसको मतलब ये हार को इतना बुरा ना ले ले कि कुछ गलत मतलब कदम उठा ले, जो आजकल काफी बच्चे उठा ले रहे हैं। जी। तो उसमें कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, जो कि नहीं देना चाहिए। तो आजकल जो है एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का, जो हम लोग पहले भी डिस्कस किया था, कि उसके काफी प्रचलन चल रहा है, जैसे यूएफसी के हेड है डायनामाइट, और इसको ये जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प भी बहुत सपोर्ट करते हैं, वो तो अक्सर उनके शोज में आते भी हैं, जिनको चेयर करते हुए देखते हैं। तो इसके बारे में जैसे तो आपको लगता है, और उसमें देखा गया कि जैसे दागिस्तानी फाइटर्स जो हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इंडियन फाइटर्स उस हिसाब से गए, अंशुल जब जुबली जी गए थे, लेकिन सब फर्स्ट राउंड में ही आउट होके आ गए, जबकि अदरवाइज बाकी ये में तो करते हैं हमारे इंडियंस, तो वहाँ पर नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। तो उसका क्या रीजन है? देखिए मैडम, क्या है कि यूएफसी मिक्स मार्शल आर्ट्स है, एक ही चीज, ओके, ठीक है, कुछ उसमें रूल्स का अंतर है, लेकिन मिक्स मार्शल आर्ट्स क्या है कि मिक्स मार्शल आर्ट्स इंडिया में भी रिप्रेजेंट किया गया मिक्स मार्शल आर्ट्स को। तो जो पुरानी दिल्ली से स्टार्ट है, पुरानी दिल्ली उसका बहुत बड़ा हब है मिक्स मार्शल आर्ट्स का, वहाँ बहुत बड़े बड़े अंडरग्राउंड फाइट भी होते हैं। अच्छा, अंडरग्राउंड फाइट भी होते हैं। आप गए थे वहाँ पे? एज पर इंटरेस्टेड है, मतलब खेलने के लिए नहीं, लेकिन देखने के लिए तो जरूर, देखने के लिए गए। तो वहाँ पे अंडरग्राउंड फाइट्स भी होता है, और बहुत बड़ा हब है मिक्स मार्शल आर्ट्स का। अब मिक्स मार्शल आर्ट्स क्या है ना, कि उसमें 4-5 गेम का मिक्स है, इसीलिए उसको मिक्स बोला है मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स होता क्या, मार्शल प्लस आर्ट्स इक्वल टू मार्शल आर्ट्स। तो मार्शल आर्ट्स क्या है, युद्ध करने की क्षमता, युद्ध करने का तरीका, उसको बोलते हैं मार्शल आर्ट्स। तो मिक्स मार्शल आर्ट्स में आपका जूडो है, जुजुत्सु है, उसके बाद ग्रैपलिंग है, किक बॉक्सिंग है, मुay थाई, ये सब मिक्स करके एक टर्म है जिसको मतलब मिक्स मार्शल आर्ट कहते हैं। यूएफसी क्या है कि इसका अपडेट और बहुत बड़ा रूप में एक वर्जन है जिसको यूएफसी कहते हैं। इसमें जितने फाइटर हैं, जैसे आपने बोला कि इंडिया के फाइटर इसमें सक्सेस नहीं करते हैं, सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमें जो सुविधा मिली है प्रैक्टिस करने की, हम कम्पीट तभी कर सकते हैं जिस लेवल का वो फाइटर से, उस लेवल का हमें
जगह मिले और उस लेवल का प्रैक्टिस मिले। अब क्या है, उनके पास प्लेयर्स के पास प्रॉपर, एक प्लेयर के पास पर्सनली उनका ट्रेनर, उनको ट्रेनिंग कराने वाला। हमारे पास ट्रेनिंग कराने वाले के लिए डमी है, डमी इन द सेंस पुतला है, उसको हम उठाकर थ्रो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो पुतला को थ्रो करने हमको तरीका पता चल जाएगा, लेकिन पुतला हमारे साथ वो क्या करें? वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ स्किल वहीं पे है। अब जो बंदे हमारे साथ प्रैक्टिस करने के, जैसे वहाँ क्या है, प्रॉपर एक एक बंदे पर 4 बंदे जो प्रैक्टिस कराएंगे, उनको कहीं मैचेस नहीं खेलना मैडम, उनको सिर्फ इसीलिए रखा गया, वो एक अच्छे फाइटर हैं, वो सिर्फ हमको लड़के मेरे से फाइट करके हमको एक लड़ने का तरीका देंगे, जिसको हम अपना स्टाइल को और इनहेंस कर सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ ये चीज नहीं है, वैसे इंस्टीट्यूट नहीं है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पार्टिकुलर वैसे पंचिंग बैग्स नहीं है, वैसे इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे हम लोग अपना एक्सरसाइज और प्रैक्टिस कर सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है क्या, क्योंकि शायद उनके गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करते हैं, हमारी इतना नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। जहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट्स का है, कोई भी ऐसा गेम्स जो ब्रूटल हो, उस गेम्स को रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट नहीं करती है। ओके। हाँ, और यूएफसी आपने देखा हो कि बहुत ब्रूटल गेम्स है। हाँ। उसमें अब जैसे क्या है ना कि हमारे यहाँ थोड़ा ब्लड अगर निकल जाता ना, तो मैचेस को स्टॉप करा के उसको ब्लड के लिए टाइमिंग दिया जाता है कि ब्लड को क्लीन करो, लेकिन वो सब गेम्स में क्या है कि वो नहीं देना है, ब्लड निकला आप हिट करते जाओ, या तो सबमिशन कराओ नहीं तो नॉकआउट करो। हाँ। तो ब्रूटल गेम्स को गवर्नमेंट नहीं मानती, क्योंकि उसमें जान भी जा सकता है। ओके। तो जिस गेम में जान जाए वैसे वो मतलब गवर्नमेंट नहीं मानती है उसको। फिर आप जैसे यूएफसी वगैरह क्या है, क्योंकि वहाँ की भी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं है। अच्छा। लेकिन लोकप्रियता इतनी है, लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, बड़े लोग जाते हैं वहाँ देखने के लिए। डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। और ये डोनाल्ड ट्रम्प की है मैडम, आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प मिक्स मार्शल आर्ट्स को जैसे ना जैसे पसंद करते हैं, ठीक उसी तरह से रशियन जो राष्ट्रपति है पुतिन, वो ऐसे आपको पता है वो सैम्बो के प्लेयर हैं। अच्छा। हाँ, सैम्बो के प्लेयर भी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेले हैं और आज भी प्रैक्टिस में रहते हैं, कॉम्बैट खेलते हैं, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। क्योंकि जो सैम्बो है, वो सैम्बो एक रशियन मार्शल आर्ट्स है, रशियन नेशनल गेम्स में आता है। जितने रशियन कंट्रीज हैं आपको सब सैम्बो के उसमें प्लेयर मिलेंगे। इवन जो रशियन मिलिट्री है उसको सैम्बो का कॉम्बैट टेक्निक बताया जाता है, जिसको आपने देखा करोमागा करके, अभी इंडिया में भी नया नया है करोमागा। ऐसे करोमागा अभी इंटरनेशनल फेडरेशन उसका बहुत बड़ा है। करोमागा क्या है कि आपको किसी भी चीज से, जैसे आपके पास वो पेपर्स है, वो भी आप इक्विपमेंट्स बना सकते हो हिट करने के लिए किसी को, तो छोटा से छोटा चीज को हथियार बनाने सिखाएगा करोमागा, वो स्टाइल का नाम है। आपके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ पेन पेपर ये सब है, आपके पास दुपट्टा है, तो छोटे छोटे चीजों के सहायता से हिट करना है, किसी को अटैक करना है या अपने आप को बचाना है, तो करोमागा का फॉर्म है। ये सब चीज उसमें सब। तो आप तो जैसे सैम्बो के आप एज रेफरी भी इंडिया पर प्रेजेंट किया आपने रशियन गेम्स में, तो उसका सिलेक्शन आपका कैसे हुआ? उसका नेशनल चैंपियनशिप था कश्मीर में, इंडोर स्टेडियम। तो उसमें एज ए उसमें क्या नाम था उनका, रॉबर्ट करके थे, वो रशियन के ही थे, रशिया से ही थे। तो वो आए थे और उनके साथ एक हमारे बेंगलोर के हैं जो अभी पूरे एशिया में सैम्बो के टेक्निकल हेड हैं, लेकिन वो मतलब एनआरआई है मैडम, वो रहते हैं वहीं पे रशिया ही रहते हैं। तो उनके थ्रू ही हम लोगों को मेल आया था कि एज पर रैफल शिपिंग का भी कोर्स यहाँ पे हो रहा है, आप लोग में से जो इंटरेस्टेड हैं वो उस कोर्स को कर सकते हैं। तो चूंकि जितना मैचेस लगभग हमारी टीम कराती है, चाहे मतलब रेसलिंग की हो, जुजुत्सु की हो, तो उसमें टेक्निकल हम देखते हैं। हमको एक ज्यादा मतलब इंटरेस्ट रहा है कि जब तक हम किसी चीज का टेक्निकल नहीं जानेंगे तो अपने बच्चों को नहीं बता सकते हैं। छोटी छोटी टेक्निकल ग्रुप होता है कि छोटा छोटा चीज जानता है। कोचेस को एक बहुत अच्छा कोच बहुत अच्छा प्लेयर नहीं हो सकता है, बहुत अच्छा प्लेयर बहुत अच्छा टेक्निकल नहीं हो सकता है। ये बहुत रेयर केस में आपको ये चीज मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। तो हम हमारा रहता है कि जहाँ कुछ सीखने को मिला वो हम चल गए, तो वो उसमें हम पार्टिसिपेट किए थे। और ये 3 दिनों का वर्कशॉप था,
क्योंकि टेक्निकल हम लोग पहले से जानते हैं, उन्हीं को वहाँ पर मतलब ग्रुप ज्वाइन करने का मिला था, जो लोग एज पर मतलब मार्शल आर्ट से गए हों या फिर रेसलिंग से हो, मतलब जिनके पास नॉलेज हो पीछे से। मैं तो फिर उनके तब उनका वो 3 दिन का कोर्स करके वो उनका क्या है प्रॉपर, क्योंकि ये रेसलिंग और मार्शल आर्ट्स का मिक्स बनाकर ही सैम्बो है। तो 3 दिन का किए थे, तो वहाँ पर मेरा पूरे इंडिया में मतलब ए ग्रेड उनको मिला था, वो डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट मिला था, रेफरी के लिए डिप्लोमा का मिला था। उसके बाद फिर सैम्बो का एज ए नेशनल में भी एज ए रेफरी टेक्निकल करने लगे। उसके बाद फिर इंटरनेशनल मैचेस में भी गए। जैसे एक और टर्म अपने एक और फॉर्म जो है आपका मुay थाई जो है, उसके वो मतलब कहाँ का फॉर्म है, उसके बारे में ये मुआ थाई जो बता है, दीजिए। हाँ, मुआ थाई जो है थाईलैंड का है। थाईलैंड का। हाँ, थाईलैंड का। ये थाईलैंड के मतलब खास करके हाथी को रिप्रेजेंट करता है, एलिफेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जितना फॉर्म है लड़ने का, वो फॉर्म है मतलब हाथियों का चाल ढाल के ओके। मुए थाई। ये भी बहुत ब्रूटल मार्शल आर्ट्स है। ये वहाँ के जो थाई लोग हैं, इसको एज ए मार्शल आर्ट्स नहीं, इसको एज ए पूजा मानते हैं। अच्छा। हाँ, ये फाइट करने से इसमें 2 तरह का फाइट होता है। इसको फाइट करने से भी पहले क्या है कि एक वो जैसे हम लोग धूप बत्ती करते हैं, वैसे धूप बत्ती करना, वहाँ का भगवान का पूजा करके आज भी वो रिंग में पूजा करते हैं। उसके बाद ही उनका जो उनके लैंग्वेज में जो उनका एंथम या सॉन्ग आप बोलो वो बजता है, उसी सॉन्ग पे ही फाइट होती है। ओके। एक तरह से उनके लिए पूजा ही है। ये पूजा ही है। तो जैसे कह रहे हैं कि डाइट जो है, मतलब अब ये सारा जो आपका ये फाइट्स मतलब जो प्लेयर्स हैं अभी इसके मार्शल आर्ट्स के, तो इसमें डाइट कितना बड़ा रोल प्ले करता है मतलब आपके सक्सेस में? मैडम सबसे बड़ा क्या है कि स्ट्रेंथ आपका बॉडी में होगा तभी आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर पाइएगा, और स्ट्रेंथ के लिए तो आपको डाइट चाहिए। डाइट में ये जान लीजिए, चाहे एक अच्छा प्लेयर हो या पहलवान हो, उसको जनरली जो लोग खाना खाते हैं उसके बाद कम से कम अपने बॉडी पर मंथ 15 से 20 हजार रुपया खर्चा आता है। ये सिर्फ आपको नेशनल तक पहुंचने का है। नेशनल अगर मेडल लगाना तो 30-35 आपको डालना पड़ेगा बॉडी में। ये प्रॉपर मतलब ये नहीं है कि आप ये इंजेक्शन डालना वो डालना, नहीं, प्रॉपर जो खाना है जो हमारे आयुर्वेदा में भी है। उसके बाद बहुत सारे चीज, जैसे आपने नाम सुना होगा कि नहीं मैडम, कीड़ा जड़ी जो रेसलर बहुत यूज करते हैं। अच्छा। उसमें स्ट्रेंथ और स्टेमिना बहुत ज्यादा मिलता है। कीड़ा जड़ी जैसे हम लोग ठंडे में मतलब स्वर्ण भस्म बनाते हैं, अपने लिए बनवाते हैं, कीड़ा जड़ी खाते हैं, एक शिलाजीत मंगाते हैं। ये सब में जो खर्च आता है ना, तो वो तो आपको मतलब डाइट का, तो अगर डाइट है तब आप प्रॉपर प्लेयर हो, नहीं तो आपका मसल्स इंजरी होने लगेगा। ओके। आपका बॉडी में थकान होगा, बॉडी से पसीना गिरेगा। और जैसे नॉर्मल जो खाना है उसमें जैसे क्या मतलब आप एडवाइस करें कि सबको क्या खाना चाहिए अपने स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए? अपने बॉडी वेट का कम से कम 50 प्लस आपको प्रोटीन लेना होगा। अच्छा। जैसे आपका बॉडी वेट जितना उसका 60% होता है ना, उसी 50% आप कम से कम प्रोटीन लीजिए। और प्रोटीन भी ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर पीजिए, चाहे कुछ बहुत सारा, जैसे हरा मूंग हो गया, उसके बाद फिर स्प्राउट में क्या बोलते हैं उसको, सोयाबीन का दाना हो गया, राजमा हो गया। तो ये सबको भी आप जो ये वेजिटेरियन के, जो नॉन वेज है तो उनको तो प्रोटीन का स्रोत बहुत ज्यादा मिल जाता है। वेजिटेरियन के लिए बहुत सीमित है, तो उनको थोड़ा सा मतलब करना पड़ता है कि खोजना पड़ता है। जैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि राजमा अगर उबाल कर खाते हो हल्का सिर्फ काली मिर्च और नमक देके, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रोटीन का काम करता है। स्प्राउट में वो क्या बोलते हैं उसको, हरा मूंग हो गया, मूंगफली भी फुला के, मूंगफली इज आल्सो गुड सोर्स ऑफ मतलब ये सब करके। जैसे अब वो आप बता आलमंड जानते हो ना, तो आलमंड क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाओगे तो गर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक पहलवान आलमंड कम से कम एक दिन में कम से कम कुछ भी नहीं खाता होगा तो कम से कम 200 ग्राम खाता होगा। एक बार में सुबह 200 ग्राम, शाम को 200 ग्राम प्रैक्टिस करके आएगा तब। उसके बाद हम लोग जैसे एनर्जी ड्रिंक, आज तक हम लोगों ने कोई भी एनर्जी ड्रिंक खरीदा नहीं, खुद से बनाते हैं हम लोग। मुनक्का होता है जो किशमिश की तरह आता है,
उसका पानी ये लोग बनाते हैं, ओके। जो एक एनर्जी ड्रिंक से ज्यादा काम करता है। अच्छा। और उसमें शुगर का मात्रा भी नहीं तो होता। उसको क्या उसमें फुला के पानी बनता है या जी हाँ, उबाल जी के? हाँ, जी हाँ, मैं फुला के, जैसे एक दिन पहले आप उसको फुला लो आप, हाँ। उसके बाद उसको निकाल कर अच्छे से धो के सूती कपड़े में उसको डाल के उसको ऐसे ऐसे करो तो फट जाएगा, टूट जाएगा। उसका जो बीच है उसको निकाल के फेंक दीजिए और वो सूती कपड़े में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए और उसको ऐसे 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 करके रगड़ते जाइए। उसको एकदम प्रेस करके ऐसे ऐसे रगड़ना है, जिससे वो छोटा छोटा टुकड़ा होता जाएगा। गीला जो ऐसे ऐसे कपड़ा घुमा के उसको करिए, फिर ऐसे करिए, फिर उसमें पानी डालिए, फिर हिलाइए, फिर उसको गीला करिए। तो मैंने ये कम से कम 15 से 20 मिनट का प्रोसेस है। ओके। तो उसके बाद एक बोतल आपका तैयार हो जाएगा। वही बोतल को लेकर हम लोग प्रैक्टिस करने तो चाहिए। वो बॉटल आपका एक दिन ही चलता है? बस प्रैक्टिस करने समय प्रैक्टिस करने समय। हाँ, 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे क्या है कि जैसे प्रैक्टिस करते समय क्या है ना कि मुंह सूख जाता है, गला सूखता है, तो वही एक घोट ले लिए, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, फिर एक घोट ले। तो ये जो जैसे मतलब सो कॉल्ड जो बॉलीवुड के जो मार्शल आर्टिस्ट हैं, अक्षय कुमार, तो मतलब विद्युत जामवाल, टाइगर श्रॉफ, आपको क्या लगता है जैसे ये वहाँ मूवीज में तो दिखाते हैं बड़ा मतलब कि हमें बड़ा लगता है बहुत अच्छा करते हैं, तो मतलब ये लोग एक्चुअली में अगर अखाड़े में आ जाएं तो ये कैसा परफॉर्म करेंगे? 15 सेकंड में टिक पाएंगे मैडम, ये लोग 15 सेकंड में टिक पाएंगे। और सबसे पहले ये तो अखाड़े में आएंगे नहीं, इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है 110% कि अगर हम एक दिन अखाड़े में आएंगे तो दूसरा दिन से मेरा बॉलीवुड करियर खराब हो जाएगा। क्योंकि आप डेमोन्स्ट्रेशन एक अलग चीज होता है, रियल लाइफ में एक अलग चीज होता है। आप देखोगे परेड करना, जैसे बहुत आप करीब रहे हैं फोर्सेस के और सर भी फोर्सेस में हैं, तो परेड के दरमियान बहुत अच्छा परेड करना, युद्ध के दौरान जब वॉर जोन होता है, जोर में लेकर भागना, वो अलग चीज होता है। तो वही जितना उसमें अंतर उतना इसमें अंतर। डेमोन्स्ट्रेशन कोई भी दे सकता है, और एग्जीक्यूट जब करने के समय आती है, जब आपको दिखाने का जब रियल टाइम आता है तो आप नहीं कर पाते। हर बंदा घर में आप जाओगे तो स्कूल में क्या है कि गैस वो आते फायर ब्रिगेड वाले, गैस जला के वो ऐसे करके कंबल लपेट के गैस को बुताना सिखा देते हैं, लेकिन यही चीज जब आपका घर के पास होता है ना तो आप घर छोड़ के बाहर भाग जाते हैं। हमारे साथ तो थे मेरे हस्बैंड के मतलब जैसे कोलीग्स कह लीजिए, बहुत अच्छे यूनिट थे वो, तो कोई बहुत अच्छे मतलब क्या बताया जाए, किसी को सेना मेडल मिला था कुछ, और मतलब सामने मिलेंगे तो इतने सिंपल आपको लगेगा कि नहीं कि मतलब वहाँ पर बॉर्डर पे इन्होंने क्या क्या कांड किया है, सामने तो बिल्कुल सिंपल, और बस कहानियां बताते थे तो हम लोगों को पता चलता था कि उन लोगों ने किस तरह से डेयर डेविल तरीके से फाइट किया, कैसे वैसे सामने टेररिस्ट के साथ समझिए कि वो चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, मतलब ऐसे और उसको इतनी कॉमेडी तरीके से कैसे बताते थे, लेकिन हम लोग तो हंसते थे, लेकिन एक्चुअली उन्होंने क्या फेस किया वो तो वही जानते हैं। तो वो है, तो जैसे आपका ये फील्ड है, ठीक है ना, हमने काफी आपका रेसलिंग और मार्शल आर्ट्स का ये कर लिया, इसके अलावा आपको और किस चीज में इंटरेस्ट है? इसके अलावा मुझे शास्त्र पढ़ना और उसमें कुछ ना कुछ करना बहुत पसंद है। तो जैसे खाली समय जब मेरे पास होता है तो एज पर अभी अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा पूजा नहीं है जो हम नहीं कराते हैं। अच्छा। हाँ, सब चाहे वो छोटा पूजा हो, बड़ा पूजा, शादी विवाह, कुछ भी सब करवा देते हैं? हाँ जी हाँ। तो आपको जैसे सारे मंत्र वगैरह सारे याद हैं? सारे याद। तो कुछ हमें सुनाइए प्लीज, कुछ मतलब जैसे पहला हम स्टार्ट करें, जैसे हमारे आराध्य हैं भैरव हैं, तो भैरव में तो बहुत सारे लोग जैसे आजकल क्या है कि ऑडियो में भी सुन लेते हैं काल भैरव का अष्टकम, लेकिन बैठुक भैरव का स्तोत्र आप बहुत कम सुनिएगा। बैठुक भैरव क्या है कि भैरव का बहुत सौम्य शांत रूप छोटा बच्चा का रूप है, उनके ऊपर मैं उनका स्तोत्र बताता हूँ। ओम ह्रीं भैरव भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावनः छत्रज्ञ छत्रपालश्च छत्रधः छत्रविराट् संसानवासी मांसासे गर्भराशि शङ्कतः रक्तः पानवसिद्धः सिद्धिदा सिद्धसेवितः कंकालकालशमः कालाकाशतनकविः त्रिनेत्रेव नेत्रश्च तथा पिङ्गलोचनः शूलपाणि खड्गपाणि कंकाली धर्मलोचनः अभिरो भैरवीनाथो भूतप्रेयो अग्निपते धनदो धनहारी च धनवान प्रतिभावनः। ऐसे करके ये 16 श्लोक का है। जैसे एक चीज आपको पूरा याद है? हाँ पूरा। हमने बहुत सारे स्तोत्र, बहुत सारे अष्टकम, और क्या कि पूरे मीनिंग्स आपको मतलब? हाँ, ये भैरव का बाल रूप से उग्र होने का वर्णन है। ओके। जैसे आपने सुना तांडव स्तोत्र? हाँ, शिव तांडव स्तोत्र। ठीक।
तो आपको मैडम ये पता है कि हर एक भगवान का, जैसे हम हैं, आप हैं, या कोई भी है, हम्म। सब में एक सौम्य रूप है, सब में एक उग्र रूप है। आप भी कभी कभी उग्र होती हैं। हाँ, होते हैं बिल्कुल। वैसे सभी भगवान उग्र हैं, हाँ। सब भगवान उग्र होते हैं। कलयुग में उग्र भगवान का ही पूजा है। अच्छा। जैसे आप इतना शांत स्वभाव का भगवान विष्णु, लेकिन उनका भी उग्र रूप है। उनके भगवान विष्णु का भी कौन से हैं? नरसिंह देवता, अच्छा। उनका भी नरसिंह देवता का भी स्तुति वैसे वैसा ही है। हाँ। गोखंडम वारणांडम परवर विरडम डंप डंपोर डंपम डिम 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 दहम दहम झंप झंप इस झंप तुल्यास्त तुल्या दुम 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 कई कुमकुमांके एतत्ते पुण्यक्तम हर कर पातु माम नरसिंह, ये नरसिंह जी का। वैसे ही भैरव का भी तांडव स्तोत्र शिव भगवान का भी है, माँ काली का भी है। जैसे भैरव का तांडव, ओम चंडम प्रतिचंडम कृत धृतदंडम कृत रिपुखंडम सौख्यकरम लोकम सुखयंतम विलसितवंतम प्रकटिदंतम नित्यकरम डमरू ध्वनि शंखम तरल वसंतम मधुर हसंतम लोकभरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम, ये भैरव का तांडव स्तोत्र। वैसे ही हर भगवान का। तो ये हम एक भैरव के उपासक भी है। अच्छा। हाँ, जैसे क्या है ना कि आज अगर ऑन कैमरा हम बोले तो बहुत लोग आज के बाद क्या है कि बोलेंगे कि थोड़ा सा ये बात अलग हो जाएगा, क्योंकि लोग तंत्र को गलत मानते हैं। तंत्र क्या है? तंत्र एक ऐसा है जो भगवान से हमको करीब जोड़ता है। ओके। वो गलत नहीं है। अब जैसे आप देखिएगा, आपको समझाने के लिए बताएं कि एक बंदा है, वो जिम जाता है, स्पोर्ट्समैन है, बहुत ताकतवर है। अगर रोड पर किसी व्यक्ति को पकड़ को मारने लगता है, एज पर एक व्यक्ति से तो बहुत ताकतवर है, मारने लगता है, तो उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए वो व्यक्ति नहीं राक्षस है। हाँ। और वही अंधेरे में आप कहीं जा रहे हो, कोई दो चार लोग किसी को तंग कर रहे हैं, और वही मजबूत व्यक्ति किसी को बचाता है, तो उसके परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए वो भगवान के समान है। तो तंत्र भी क्या है? हमारा सनातन धर्म में लोग आज क्यों इतना ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, या फिर लोग घुमा देते हैं। हमारे जितने भी सनातनी भाई है ना, उनको लोग घुमा के पार्टिकुलर किसी दूसरे जगह लेकर चल जाते हैं। क्यों? किताब पढ़े नहीं है, हमको बता ही नहीं रहे हैं, हम किसी को, हम उसमें सर्च ही नहीं किए हैं, हम हमारा क्वेश्चन अधूरा रह जाता है, हमारा दिमागी अधूरा रह जाता है। तो तंत्र क्या है कि भगवान से आपको समीप करने का विधि, तंत्र। तंत्र जैसे ये है, अभी इसमें बोल रहे थे, रिकॉर्ड हो रहा है जा रहा, फिर आप इसको पार्टिकुलर कभी भी देख सकते हो। तो ऐसी तंत्र है। जब तंत्र आपके कंट्रोल में रहेगा ना, तो आप भगवान से कभी भी अपना लिंक अप जोड़ सकते हो। ये है तंत्र। जो आप देखते हैं कि हवन का कुंड बन रहा है, ठीक है, हवन का कुंड बन रहा है, तो माँ का, भगवती का जो कुंड होता है, आप देखा उन्होंने कैसे कर पान का पत्ता कटे बनता है, उसको बोलते हैं योनि मुद्रा। योनि मुद्रा भी दो तरह का, जैसे भगवान को भोग लगाते समय आपने देखा होगा बहुत सारे पंडित ऐसे ऐसे करते हैं, तो लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, वो कुछ करते नहीं। ये क्या है कि ये योनि मुद्रा, महायोनि मुद्रा। कोई भगवान का भोजन के बाद महायोनि मुद्रा दिखाओगे तभी जाकर उनको भोजन लगता है, मैंने भोग लगेगा। तो वैसी वो महायोनि मुद्रा जो है ना, ये आप देखोगे जो हवन कुंड है, हवन कुंड भी इसी प्रकार का होगा। ओके। जिसका पूजा होगा योनि मुद्रा का ही हवन कुंड में भगवती का हवन होगा। तो ये सब तंत्र ही है। तो कुछ आप तंत्र में, जैसे क्या है ना कि वेस्टर्न कल्चर आप यूज करो सिर्फ कपड़े पे, माइंड में आपका वेस्टर्न कल्चर नहीं है, माइंड आपको वैसी है एंसेस्टर वाला। सही बात है। तो ठीक उसी प्रकार याद होता है तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पिशाचार्य के पास जाते हैं, या भगवान के पास तो जाते ही हैं। हाँ, तो माइंड है आपको वही, लेकिन आप उसको मान नहीं रहे हो। तो वैसी कुछ चीजें आप तंत्र कर रहे हो, अपना चाह के भी अपने ऊपर आप तंत्र कर रहे हो, तंत्र क्रिया से पूजन कर रहे हो, लेकिन पार्टिकुलर आप मानोगे नहीं कि हम तंत्र करना है, हमको तंत्र सीखना है, चाहे जानते हैं, आप तंत्र को गलत मान लिए हो, जिसके कारण आज है कि लोग इसको थोड़ा गलत नजर से देखते हैं। लेकिन पार्टिकुलर ये कोई गलत चीज नहीं है और अच्छा है। जैसे आपने आप कर्म कांड वगैरह करके आप सारे, जैसे आप मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं, तो ये सब आपने कहाँ से सीखा? आपके कौन गुरु हैं? गुरु स्टार्टिंग गया शहर में वैदिक पाठशाला है रामाचार्य बाबा का। तो रामाचार्य बाबा जो हैं वो हमारे गुरुजी हैं। अच्छा। और उसके बाद क्या है कि उन्होंने ऐसा इंटरेस्ट जगाया
कि मतलब पढ़ने का हमें आज भी अगर किसी चीज में कहीं फंसते हैं, जैसे कुछ ऐसा चीज होता है मैडम कि वो बिना गुरु का नहीं पता कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, वो इंसान बहुत प्यारे। हाँ, तो उनसे जाकर जहाँ फंसते हैं वहां पर आज भी बातचीत होता है, चाहे उनके बेटे हैं राजा भैया। राजा जी, हाँ। हाँ, तो उनसे भी अगर हमारे बीच अगर कुछ बात होता है प्रणाम भैया खुसरो बाबू के अलावा, तो पूजा पाठ का ही बात है, किसी विधि का ही बात होता है हमारे अच्छा। बीच। वैसे ही एक टेकारी में है सीताराम बाबा। अच्छा। हाँ, तो उनको तंत्र के क्षेत्र में बहुत अच्छा नॉलेज है, ओके। और उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और मतलब हमारे सहायता बहुत वो करते हैं, क्योंकि हमको एक ही क्या है कि पढ़ाई में मतलब हमको खाली रहना पसंद नहीं है। आप मतलब मेरे को देखो तो हम ड्राइंग भी करते हैं। अच्छा। हाँ, ड्राइंग बहुत अच्छा ये तो मैंने देखा, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, उनकी मतलब ड्राइंग बहुत अच्छी होती है। हाँ, क्योंकि मेरा बेटा भी खेलता है, अच्छा, अच्छा, ही इज ऑल्सो वेरी गुड आर्टिस्ट। मतलब उसके फ्रेंड्स भी अपने फ्रेंड का भी भेजता है, मामा देखो रौनक भैया ने बनाया है, बहुत सुंदर है करके। तो ये होता है। तो क्या है कि खाली बैठना पसंद नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। जब हमको समय मिलता है या तो पढ़ते हैं या तो ड्राइंग करते हैं। पढ़ना हमको थोड़ा ज्यादा पसंद है, हम कहीं ट्रैवल में भी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो हम ट्रैवलिंग के दौरान ही याद कर लिए हैं। अच्छा। हाँ, तो अच्छा लगता है पढ़ना, और ये हमारा कर्म है, क्योंकि जब तक क्या है ना कि हमारे फादर अगर कुछ जानते थे तो अगले पीढ़ी को मतलब हम लोग को दिए। अगर इस चीज को हम नहीं जानेंगे ना, धीरे धीरे क्या है कि जैसे आज फोक डांस खत्म हो गया, फोक सॉन्ग खत्म हो गया, बॉलीवुड आने लगा। आप 2 दिन सुनिए मजा आएगा, तीसरा दिन सर दर्द होगा। सही बात है। तो ठीक वैसे अपना जो हमारा कल्चर है ना, वो भी धीरे धीरे आगे जाते खत्म हो जाएगा। इसलिए हम तो बोलेंगे कि जितने यंगस्टर हैं, अपने फैमिली का कल्चर, अपने संस्कृति का कल्चर, अपने धर्म का कल्चर, उसको जाने। और ये कुछ ज्यादा ही, जैसे बिहार में कुछ ज्यादा ही खत्म हो गया है। बाकी स्टेट में वो लोग अपना जो कल्चर है वो बिल्कुल नहीं भूले हैं। जैसे बंगाल में है, बंगाल में अपना जो है उनका बाउली वगैरह उसको काफी बढ़ावा देते हैं। लेकिन बिहार में जो है ये अपना ओरिजिनल ट्रेडिशनल जो फोक आर्ट है उसको बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं, खत्म ही कर दिया एक्चुअली। मैडम, हमें भोजपुरी बोलने में भी बात शर्म लग रहा है आजकल। अगर हम अपने देखो आप इतने बड़े बड़े, जैसे हम स्पोर्ट्स में थे, स्पोर्ट्स की बात करेंगे, बहुत बड़े बड़े रेसलर हुए, लड़कियों में भी लड़कों में भी। लेकिन प्रॉपर आज भी अगर वो ऑन कैमरा बात कर रहे हैं ना, तो अगर 10 लाइन हिंदी बोल रहे हैं तो 3 से 4 लाइन हरियाणवी उनका आ रहा है यार। अच्छा। हरियाणवी बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, क्योंकि उनका वो संस्कृति है। तो उनका हरियाणवी उनको आपको बहुत अच्छा लगता है। नहीं, हमारे जैसे मैं मिथिला की हूँ, मैथिली बोलते हैं। तो जैसे मेरे को लगता है कि सामने से कोई मैथिली बोलने वाला तो हम बोलने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि सामने वाला ही कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तब लगता है कि हम वही अगर क्या है ना हमारे अंदर कि अगर आप मेरे से मैथिली बोलते हैं, देखिए क्या है ना कि बिहार का जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे गया का मगही, जो मगही प्रॉपर मगही भाषा है ना, वो बहुत मगही पान की तरह ही मीठा है। छोटे बच्चे को भी जी करके बोलना है, क्या जी कहाँ जाए था, क्या करी था, बहुत प्यार से। तो ठीक वैसी जितना भी बिहार का खास करके क्षेत्रीय भाषा है ना, बहुत नर्म और बहुत मीठा भाषा है। लेकिन क्या है कि अगर हम अपने आप को कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो हम भोजपुरी बोलने से क्यों शर्मा रहे हैं कि लोग हमको बिहारी माने। तो एक और चीज आपसे पूछना है, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में अलग अलग जैसे ये श्रेणियों में डिवाइड कर दिया है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई शूद्र है। तो क्या ये सही में है? मतलब आप इसको क्या सब अलग अलग कहते हैं कि ये ऊंचे कुल के ब्राह्मण है या नीचे के हैं, तो क्या ये सही है? मतलब क्या कहते हैं? जब सब हम हिंदू हैं तो सब हिंदू हैं। देखिए ये तो क्या है ना, ये एक ही धर्म है, सनातन, और कोई धर्म नहीं है। बाकी जो है पंथ है, और पंथ है ये सबको पता है। सनातन धर्म में कभी किसी जाति पर तो बात ही नहीं है। हम लोग वर्ण बांटे थे, जाति नहीं। जाति हम आप और आजकल के नेताजी लोग बांट दिए हैं। जाति था नहीं, वर्ण। वर्ण क्या? वर्ण मतलब होता है कि आप जो कार्य को कर रहे हैं उस अनुसार आपका नाम पड़ा, उस अनुसार आपको वर्ण दिया गया। ब्राह्मण मुख मासिद बाहु राजन कृतोदयित व्याश्य शूद्रो जायतः। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ब्राह्मण जो है माना गया है, ब्रह्म जो ब्राह्मण, तो ब्रह्मा के मुख से जो उत्पत्ति हुई उसको ब्राह्मण बोलते हैं।
हाथ से, क्योंकि हाथ क्या है कि अगर कोई आपको अटैक करता है, चाहे कुछ भी करता है, तो सबसे पहले आपका हाथ खड़ा होता है। या किसी को अटैक करने के लिए भी हाथ का अपना डिफेंस में हाथ, तो हाथ को क्षत्रिय माना गया। आपने देखा होगा कि जो पहले के साहूकार होते थे, वो क्या तरजुई को अगर वो वजन निकालते थे किसी चीज का, तो जंघा पे ऐसे करके एल्बो डाल के उसके बाद, इसीलिए इसको वैश्य बोला गया, इस भाग को वैश्य बोला गया। ठीक है। और शूद्र, शूद्र क्या है कि शूद्र कोई जाति नहीं है। शूद्र बोला गया कि जो सबसे हार्ड काम था, सबसे हार्ड काम आप किस चीज से करते हैं? पैर से ही। जैसे किसी चीज को धक्का लगाना, ठीक है, कांटा वाला क्षेत्र है, कांटा वाला क्षेत्र में भी आप हाथ से नहीं जाओगे, कांटा पैर से ही संभल के जाओगे, लेकिन पैर से ही जाओगे। तो शूद्र जो वर्ण है, और किसी को देखिए क्या है ना कि ये 4 वर्णों में बांटा गया सनातन धर्म के अनुसार। और सबसे जो नीचे का, जैसे क्या है कि आप सभी लोग 5 भाई हैं, आप एक ही माँ बाप के जन्म में हो, 5 भाई हो, लेकिन सभी पढ़ने में तेज नहीं होंगे। नहीं, पढ़ने वालों को आप अलग करोगे। हाँ, ठीक है, थोड़ा कुछ कोई शरीर से मजबूत होगा, उसका आप अलग करोगे। कोई खेल में टेक्निकली घर का सामान लाना ले जाने से मजबूत होगा, रीड करोगे। अब कोई होगा जो घर को साफ सुथरा रखता है, तो साफ सुथरा रखता है, घर को ढंग से रखेगा, उसको आप रखोगे। तो ये 4-5 भाई हो गए। तो वही 4 भाई हम भी आज हैं सनातन के, लेकिन आज ये लोग कोई मानता नहीं है। शूद्र, आप बोलते हैं कि शूद्र को नीचे जाति का बोल दिया गया। किसी को प्रणाम करने के लिए भी भाई साहब उसका पैर छूना पड़ता है। तो जब आप शूद्र नीचे जाति का है, तो ब्राह्मण झुक के पैर क्यों छू रहा है? ये कोई जाति नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। हम लोग सिर्फ एक ही से निकले हैं, एक ही से हम लोग उत्पत्ति है। आप ऐसे भी देख लीजिए, अगर जाति होता मैडम, तो टाइटल की तरह गोत्र भी बदला होता। जैसे आज हम भारद्वाज लगाते हैं अपना गोत्र, आपने देखा हो कि भारद्वाज यादव जिलों में भी भारद्वाज होंगे, कुछ साधु जिलों में भी भारद्वाज हैं। तो जब एक ही जब इंडिकेट करता है सनातन धर्म के ऋषि के जनक है, इसके लिए गोत्र बना हमारा। टाइटल नहीं, टाइटल कुछ भी लगा लो आप, जिस रिश्ते के हम जनक हैं उससे हमारा गोत्र बना। तो जब मेरा गोत्र ब्राह्मणों के भारद्वाज है, उनका साधुओं के, उनका यादवों के भारद्वाज है, फिर हम अलग कैसे? अलग किया गया नेताजी लोग के द्वारा, अलग किया गया समाज को बढ़ने के लिए। ठीक है, तो जैसे आपने अब इतना कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है ना, तो अभी आपका और क्या आगे और क्या प्लान है? कुछ तो और बच रहा है जो आप शेयर करना चाहेंगे? बच रहा मैडम की गोल है कि जैसे क्या है कि लाइफ में इतने उम्र में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि मतलब पहले फादर के नाम से जानते थे, आज बोलते हैं पापा आके हमसे कि बोल रहे थे कि भाई आपका बेटा ये, तो अच्छा लगता है सुनने में। तो भगवान प्रतिष्ठा दिए, इज्जत दिए, थोड़ा बहुत पैसा भी जीने खाने भर हो गया। लेकिन क्या है कि एक गोल है कि कोई एक प्लेस ऐसा हो, क्योंकि आपका घर, जब आप घर के बड़े हो तो बड़ों को चाहिए कि कम से कम एक प्लेस लाए, एक प्लेस बांधे, ताकि फादर के बाद लोग आपको जाने। तो ये एक गोल था, जिसके कारण अभी मेडल और नौकरी पाओ वाला जो निकला था नीतीश कुमार का नियम, उसके अनुसार हम लोग सेलेक्ट हुए थे। पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह हो रखा था। कुछ टेक्निकल इशू था जिसके कारण हमने एज पर गवर्नमेंट पे केस भी कर रखा है। तो वो जैसे 4 लिस्ट निकाला उन्होंने, चारों लिस्ट में फर्स्ट नाम मेरा ही था। 35 लोगों में सबसे पहला नाम मेरा था। ये 4 लगातार मेरिट तक मेरा। 6 तारीख को हम लोग को ज्वाइनिंग मिलना था नीतीश कुमार जी के साथ। 5 तारीख को शाम में हमें फोन आया कि कल आपका ज्वाइनिंग मिलना है, आप लोग आ जाओ पटना। 6 तारीख को क्या पता क्या इशू हुआ, आज तक वो लोग क्लियर नहीं कर पाए। अच्छा, ये 6 किसकी बात है? ये 6 जनवरी, पिछले साल 6 जनवरी। अच्छा। तो उसके बाद वो लोग बोले कि आपका भी रोका गया है। हाँ। ये लगातार हम कभी लेटर के माध्यम से, कभी कुछ के माध्यम से, मेल के माध्यम से पूछते रहे, ये चीज उन्होंने बोला नहीं कि ऐसे करके 10 बच्चों का, एक बच्चे नहीं, सिर्फ हमारा नहीं, 10 बच्चों का ये लोग नहीं किया। तो हमने क्या किया कि इन पर केस कर दिया गवर्नमेंट पे। सैम्बो से, जुजुत्सु से 2 केस हम लोग केस किए। एक केस हम लोग जीत गए सैम्बो वाला, जिसके लिए एसोसिएशन गवर्नमेंट डबल बेंच चल गया, उसका भी केस चल रहा है। तो यही है मैडम, ये तो केस चल रहा है कोर्ट में। इसका बात है कि ये जो अचीव कर लें, एक टारगेट है कि एक कुछ अच्छा पोस्ट अचीव करने के बाद लाइफ थोड़ा सेटल हो जाए, अपने दिमाग से शांत हो जाए। उसके एज पर, जैसे आज भी हमारा कोचिंग जो चलता है, हम बच्चों से भी फी नहीं लेते हैं। अच्छा। हाँ,
जब से मेरा कोचिंग चला बच्चों से एक भी फी नहीं एक फीस नहीं लेते लेते, हैं? एक भी फी नहीं। कमेंडेबल। हाँ, चाहे वो कोई भी हो, फी नहीं लेते हैं। तो क्या है कि मैडम फी नहीं लेते हैं, अभी हमारा चल जा रहा है, लेकिन इन फ्यूचर जब परिवार बढ़ेगा तो हमको अपना खर्च के लिए भी खर्च के लिए चाहिए। बस चाहिए, उसी सही खर्च को मेंटेन करने के लिए गोल है कि इसको पालें, पालें। ताकि जो मेरा रेशियो है हमको ये नहीं करना पड़े कि परिवार के चक्कर में हम पेमेंट लेने लगे किसी बच्चों से, ये हम नहीं करना चाहते हैं। एक गोल है, उसको अचीव कर लें, ताकि मतलब इन फ्यूचर जो अभी हमारा रेशियो है कि पैसा नहीं लेना बच्चों से, जहां तक उनको खेलने का मदद करना है, उनको खेलने, जो बच्चे खेलने नहीं जा सकते, कॉस्ट्यूम नहीं है, उनको कॉस्ट्यूम भी प्रोवाइड करते हैं, हर चीज करते हैं। ये भी आप जान लीजिए कि गया शहर में रह के भी आज तक हमने किसी से मदद भी ना ली, किसी से भी नहीं। या तो खुद से, जैसे क्या है कि कुछ बच्चे दंगल खेलते हैं, तो एक बच्चा जो रेसलिंग का जो नेशनल प्लेयर है, वो अगर चाहे तो इस गया जी में रह के भी प्रैक्टिस करके 30 से 35 हजार रुपए वो एज ए गेम से कमा सकता है, छोटा छोटा जो दंगल होता है उसको खेल के। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं गरीब परिवार के जो हर मंथ 30 से 35 हजार रुपए कमाते हैं, अपना पॉकेट खर्च निकालते हैं कुश्ती से। सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आराम से जाकर हॉस्टल में सो गए, महीना में 2-3 मैच है, 2-3 मैच खेले, 30 से 35 हजार रुपए उनको आ गया, अपने घर भी कुछ भेज दिया, अपना भोजन भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, जैसे आप हमारे जो यूथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ के लिए संदेश वैसा तो मतलब उतने बड़े अभी कुछ है नहीं कि हमको संदेश दें, हाँ, लेकिन ये है कि सलाह दे सकते हैं कि जितने भी खास करके गया के जितने यूथ हैं, आप बहुत चीज ज्वाइन कर रहे हो, बहुत चीज कर रहे हो, हम किसी चीज को बोलेंगे नहीं कि गलत है, लेकिन जो चीज ज्वाइन करो कम से कम उसका फ्यूचर देखो, उसका फ्यूचर क्या है। और भाई हम एक स्पोर्ट्समैन है, तो जाहिर सी बात है कि स्पोर्ट्स की तरफ आपको भेजने का कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, और अपने घर में जो भी खास करके महिला वर्ग है, चाहे आपकी बहन हो, कोई भी हो, उसको स्पोर्ट्स में आप डालो, ताकि वो मेंटली कम से कम मजबूत रहे, फिजिकली मजबूत रहे। और अपने धर्म के बारे में भी कम से कम कुछ नहीं, आप संडे का संडे ही एक मान लो कि संडे को ही हमको कोई ना कोई एक पुस्तक को कुछ पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज रहेगा तभी आप कहीं कुछ बात भी कर सकते हो, नॉलेज नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, मतलब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी हमारी भी नॉलेज बढ़ी, मतलब पूरे मार्शल आर्ट्स के फॉर्म्स के बारे में भी और काफ़ी हद तक शास्त्रों वगैरह के बारे में भी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का शो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।